हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए स्टार्ट करें भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, और 1:30 बजे वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, एंड ये 160 वाला क्रैश कोर्स है। इसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। कम समय में आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दिया हूँ, परचेज करने की लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, और सभी लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, पहला प्रश्न है, कोटच किसकी रचना है? सभी लोग आंसर करेंगे, कोटच जो है किसकी रचना है? बहुत अच्छे, सभी लोग पहला का आंसर देंगे, कोटच जो है किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है ना। कोटच, ध्यान रखना। 51 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस हर सब्जेक्ट की मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। आप लोग हमारे चैनल से अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, ध्रुव शौमनी नाटक के रचनाकार हैं कौन? बताइए सब लोग, ध्रुव शौमनी नाटक के रचनाकार हैं कौन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताइए सब लोग, ध्रुव शौमनी नाटक के रचनाकार हैं कौन? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बताएंगे सब लोग, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बहुत अच्छे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो है क्या संज्ञा दी है? तो यहाँ पे बीज वपन काल की जो है संज्ञा दी है। 53 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था? बताइए क्या नाम था भाई? 54 का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें। चलिए, आंसर करें, 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो संग्रह का जो सही नाम था वो था तार शतक, ठीक है ना। 54 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रामचरितमानस में जो है कांड का सही क्रम क्या है? टोटल 7 कांड हैं, तो यहाँ पे 4 ही कांड लिखे गए हैं, तो 4 कांड का जो है सही क्रम क्या है ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करें, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम इस वाले का है, बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड, ठीक है। भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधी व्रज गावनी में पावन जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं कौन? बताइए सभी लोग भाई, इस पंक्ति के रचनाकार हैं कौन? बहुत अच्छे, 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ठीक है ना। 56 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी का जो है कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? ये क्वेश्चन कई बार अपनी क्लास में करवा चुका हूँ। फटाफट बताइए सभी लोग, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? तो वह थे भाई जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। चलिए, हिंदी का पहला पत्र था कौन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, हिंदी का पहला पत्र है कौन सा? बताइए, 58 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला पत्र है। 58 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। समूहवाचक संज्ञा है, बताइए समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो ये कक्षा,
कक्षा आपका जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। परिणामवाचक विशेषण कौन सा है इसमें? परिणामवाचक विशेषण है कौन सा? तो ये है 5 किलो, जिसमें माप तौल जिसे मापा या तौला जा सकता है, परिणामवाचक विशेषण होता है आपका। ठीक है। संप्रदान की विभक्ति है कौन सी भाई? बताएं सब लोग। संप्रदान की विभक्ति वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कारक के जितने भी चिन्ह हैं सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इनसे प्रश्न आने हैं आपके एग्जाम में। हिंदी की टॉपिक वाइज की क्लास आपको जो है मिल जाएंगी हमारे प्लेलिस्ट में, जाके देखें, एक बार ज़रूर देखें। संप्रदान की विभक्ति है के लिए, ठीक है ना। चलिए, अलगाव का बोध हो जहाँ पे। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं बताएं सब लोग। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बहुत अच्छे। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। और संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, सबकी सब मैं क्लास ले चुका हूँ, तो एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है क्लास ज़रूर देख लेना आप लोग। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के बाद आपकी नज़र पड़े कि सर ये भी टॉपिक्स जो है पढ़ाए थे और क्वेश्चन आया था, काश हम किए होते तो हम भी आज जो है एडमिशन हमारा भी आज हुआ होता। तो देखिए, अगर सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 याद रखिए, ठीक है ना। अगर सर्वनाम के भेद पूछे जो 6 हैं, ठीक है ना, तो कितने प्रकार हैं? 6 हैं। संख्या पूछे सर्वनाम की तो 11 हैं, ठीक है। चलिए, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है भाई? ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? बहुत अच्छे, 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्माधन अस्त्र। क्या है? ब्रह्माधन अस्त्र है। 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। विद्यालय शब्द में है कौन सी संधि? और 1:30 बजे वाली डिटेल में जो अभी वीडियो आई है 6 से 7 मिनट की, उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है एग्ज़ाम सेंटर के बारे में एंड बीएड के वैलिडिटी के बारे में वीडियो आई है, आज की अपडेट आई थी। चलिए, विद्यालय, विद्याधन आलय, इसका संधि विच्छेद होता है, तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें संधि हो जाएगी स्वर संधि, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, 64 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? बताएंगे सब लोग। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? बहुत अच्छे, 65 को जवाब दें। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे ही सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे 65 का डी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया है, आपकी स्क्रीन पे है। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे सब लोग। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विराम चिन्ह से एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और विराम चिन्ह की मैं स्पेशल क्लास लिया हूं, तो सभी से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या आपके भले के लिए कर रहा हूं कि एक बार सभी बच्चे प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। उसमें जो आपको क्लासेस मिलेंगे ना, किसी भी पैड कोर्स में भी आपको नहीं देखने को मिल देंगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री में कंटेंट आपको मिल रहा है। फ्री PDF भी आपको अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो नोट कर लेना, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग उद्धरण चिन्ह बताइएगा, उद्धरण चिन्ह जो भी होता हो, ठीक है। चलिए, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? बताएंगे सब लोग बच्चे। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखिए, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है ये, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ठीक है ना। 67 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है इसमें? बताइए भाई, किसमें बहुव्रीहि समास है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विषधर बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनेगा? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है भाई? बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करें। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है, ठीक है ना। चलिए, समास भी पढ़ा चुका हूँ। चलिए, केवल 2 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, छंद अलंकार, ठीक है। आम्र का पर्यायवाची बताएं इसमें, आम्र का पर्यायवाची। सब लोग आंसर करेंगे। आम्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो आम्र का पर्यायवाची इसमें है रसाल। क्या है? रसाल है, ठीक है।
पुत्र के लिए जो है उपयुक्त शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है कौन सा? पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है कौन सा? इसमें वल्लभ नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है कौन सा? सर्प के लिए 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है कौन सा? तो सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है कौन सा? कनक नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्दों के लिए जो है विलोम शब्द चुनिए। उपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपकार का बताएं सभी बच्चे, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गंभीर का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? वाचाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। आस्था का क्या होगा भाई? आस्था का क्या हो जाएगा? तो आस्था का हो जाएगा अनास्था। क्या हो जाएगा? अनास्था। चलिए बहुत अच्छे। अनादर का क्या होगा विलोम शब्द? अनादर का विलोम शब्द क्या होगा भाई? 76 का जवाब दीजिए। आदर हो जाएगा। बहुत अच्छे। मज़ा आ रहा है क्लास में? सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें और क्लास कैसी लगती है ये भी आप लोग बताया जरूर करें, ठीक है। चलिए 77 से 79 तक में वाक्यांशों के लिए सही शब्द चुनना है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? बताइए सब लोग, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द जो होगा वो क्या होगा? अजेय हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। चलिए किसी काम को चित्त लगा कर करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? किसी काम को चित्त लगा कर करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? वेरी गुड। चलिए किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले के लिए होगा शब्द दत्त चित्त होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। स्त्री जो कविता रचती है उसके लिए शब्द क्या होगा? स्त्री जो कविता रचती है उसके लिए शब्द क्या होगा? कवयित्री होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। कवयित्री जो है कवि का स्त्रीलिंग है और कवयित्री का शुद्ध रूप यही है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। छीण का तद्भव शब्द क्या होगा भाई? छीण का तद्भव रूप क्या होगा? 80 का जवाब दीजिए। फटाफट गोली की रफ्तार से उत्तर दीजिए सभी बच्चे। छीण का तद्भव रूप क्या होगा? छीण का छीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से जो है ये जो शब्द हैं इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है चारों में से। बताइए भाई तत्सम शब्द का चयन कीजिए इसमें। तो तत्सम शब्द आपका ये चूर्ण है, ठीक है। चलिए एक तत्सम तथा एक तद्भव शब्द का जोड़ा है कौन सा? सभी बच्चे 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। चलिए पुच्छ पूंछ ये एक जो है तत्सम तथा तद्भव शब्द का जोड़ा है। 82 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलावट में प्रत्यय बताएं। मिलावट में प्रत्यय बताइए। आवट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। पराधीन में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है कौन सा? पराधीन में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है कौन सा? पर अधन अधीन है, ठीक है। चलिए इनमें से एक प्रत्यय नहीं है कौन सा? बताइए इनमें से एक प्रत्यय नहीं है कौन सा? ये नहीं है आपका, ठीक है ना। उपसर्ग है ये, ठीक है। चलिए ये आ गया है। उपसर्ग बताना है, जैसे अपमान में उपसर्ग बताना है। ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री का नंबर ले जाइए 2 नंबर। अपमान में उपसर्ग बताइए। अपमान में उपसर्ग कौन सा है? अप उपसर्ग है, ठीक है। दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है बताएं? बच्चों वाला प्रश्न आ गया है। जितने भी चैप्टर से मैं क्वेश्चंस लाया करता हूँ इन सभी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। और जितने भी मैं चैप्टर्स की क्लास ले चुका हूँ, जो चैप्टर चाहे वो प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, संधि हो, समास हो, रस हो, ठीक है, इनसे मतलब प्रश्न आने ही आने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। एक भी क्लास फालतू की नहीं लिया हूँ। दुरावस्था 87 का जवाब दीजिए। इसमें उपसर्ग कौन सा है? दुर उपसर्ग है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। पराजय में उपसर्ग बताइए। पराजय में उपसर्ग है परा उपसर्ग, ठीक है ना। चलिए कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है इसमें? ये नहीं है, जड़, ठीक है। चलिए खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? सभी लोग 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड सभी बच्चे।
चलिए, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है। और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, एक दिन में आप सभी को पता है कि यूट्यूब 3 ही वीडियो का ही नोटिफिकेशन भेजता है, तो आप लोग एक बार चैनल को जरूर चेक कर लिया करें। ऐसा ना हो कि क्लास आपसे छूट जाए। अब जैसे सुबह 9 बजे एक क्लास हो चुकी है, 1:30 बजे एक जो है अपडेट आई थी उसको मैंने दिया, एंड ये 2:30 बजे आपकी क्लास हो रही है, ठीक है। और अभी शाम 6:30 बजे क्लास होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगी, डोंट वेरी, ठीक है। ये 2:30 बजे वाली जो क्लास हो रही है इसका नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं गया होगा, ठीक है। चलिए, खरी मजदूरी चोखा काम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है डियर, तो इसका अर्थ होता है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, ठीक है ना। चलिए, 90 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए भाई, परीक्षा शब्द लिखा हुआ है, तो परीक्षा शब्द का शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें परीक्षा का शुद्ध शब्द ये वाला है। बहुत अच्छे, मज़ा आ गया आज की क्लास में। स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा आप लोग, ताकि मुझे भी खुशी हो कि आप लोगों का इतना प्रश्न सही हो रहा है। अब दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें आप लोग। ये बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य है। 92 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, शांत रस का स्थायी भाव, कल की क्लास का ये प्रश्न आ गया है, बताइए। मैंने बताया ना, स्थायी भाव से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कोई भी प्रैक्टिस से उठा लीजिए, उसमें आपको स्थायी भाव के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, ठीक है। चलिए, ये आ गया है छंद का, कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। वह छंद है कौन सा। चौपाई, दोहा, कुंडलिया, सोरठा, कौन सा छंद है। सब लोग गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे इसका। हालांकि अभी छंद पढ़े नहीं हैं, उसके लिए सॉरी, कल आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक है। 94 का जवाब दीजिए। दोहा छंद हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। चलिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है कौन सा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है कौन सा। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये गद्यांश आ गया है, तो गद्यांश हम पढ़ेंगे नहीं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में मिलेगी। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक चुनिए, तो इसका जो उत्तर होगा 96 का डी वाला, कि मनोविश्लेषण शास्त्र का माया जाल, ठीक है। हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को क्या इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, कि हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है, ठीक है। युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावित जिस शास्त्र ने किया वह है, तो वह है आपका जो है मनोविज्ञान और मोटिवेशन शास्त्र, ठीक है। चलिए, वह दृश्य चेतन चित्त, इसका जो उत्तर होगा यही वाला हो जाएगा, पहला वाला ही, ठीक है। चलिए, ये आ गया है लास्ट क्वेश्चन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें जो पूछा है ये वाला सी वाला, कि हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए जो है मैं नहीं गया। शो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो आप लोग इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।